हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 देखेंगे जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा। इस लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना। अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी इमेज बनाने में दिक्कत नहीं होगी। लाइट से रिलेटेड जो इमेज फॉर्मेशन की विधियां हैं, जहां भी हमें इमेज बनाने की बातें कही जाती हैं वहां इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इमेज बनाने यानी प्रतिबिंब बनाने की कितनी विधियां हैं, उन विधियों को आप ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो कोई भी इमेज बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, इसकी मात्र 3 विधियां हैं। आप उन 3 विधियों को अगर बारीकी से समझ लेते हैं तो इन्हीं के आधार पर कोई भी फिगर बनाया जाएगा। तो फर्स्ट वन आप देख रहे होंगे यहाँ पर। पहला जो है, आप ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। हमने अवतल दर्पण को लिया है। जरूरी नहीं है कि केवल अवतल दर्पण के लिए है, किसी भी दोनों दर्पण के लिए सेम कंडीशन है। तो ध्यान देंगे आप। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान दें कि जो किरण किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणों के आधार पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो हमें बस ये जानना है कि जो किरणें होती हैं वो किस मार्ग से जाती है, तो परावर्तन के पश्चात फिर उनके रिटर्न होने का कौन सा मार्ग होता है। अर्थात कोई आपतित किरण जब दर्पण से टकराती है तो वो किस मार्ग से परावर्तित होती है, सिर्फ इतना ही जानना है। तो यहाँ देखें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अर्थात जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है, जब वो दर्पण से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, वस्तु दिया जाएगा, उस वस्तु से किरणें आपको निकालने होंगे। तो जो किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे या खींचेंगे, वो किरण हमेशा फोकस से होकर जाएगी। तो ये पहला पॉइंट है जिसमें आप जानेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। सेम इसका अपोजिट यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराकर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हम अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप उत्तल की बात करना चाहते हैं तो बस उसमें ऐसे बोल सकते हैं, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। उसी तरह से आप इसमें लगा सकते हैं, मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अवतल में एक्चुअली जाती हैं और उत्तल में जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से जा रहा है, और जो फोकस से होकर जा रहा है मुख्य अक्ष के समांतर रिटर्न हो रहा है। ये 2 पॉइंट्स हैं। तीसरा आप देखेंगे कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यानी प्रकाश की जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इस बात को समझेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा रही हो, वक्रता केंद्र से आपतित हो रही हो, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर होता क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जब दर्पण से परावर्तित होती है तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर है कि जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित होती है वो दर्पण पर पूरी तरह से परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, अर्थात लंबवत आपतित होती है। लंबवत आपतित होने के कारण वो पुनः उसी अपने ही माध्यम में वापस अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं किसी भी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों को बनाने में।
तो आगे हम समतल दर्पण और फिर गोली दर्पण द्वारा कुछ प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ये बहुत ही समतल दर्पण से रिलेटेड जो थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटेक्निक वगैरह में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा और छोटे छोटे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं रेलवे एसएससी वगैरह में, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आप जानते भी हैं कि आपका ही इसी सिलेबस की पढ़ी हुई चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो अगर बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम सीखेंगे। उसके पहले आपको बताया गया है कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है और उसी आकार का बनता है जिस आकार की वो वस्तु होती है। तो ये फॉर्मेशन होता कैसे है इमेज का, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर हमने ले लिया और हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ये कोई ऑब्जेक्ट, हमें ये चीज ध्यान देना है कि इमेज के सभी पॉइंट से प्रकाश चलता है या प्रकाश की किरणें चलती है सभी पॉइंट से। और ये जो रूल है, अब यहाँ से सभी लाइनें ऐसे स्ट्रेट जाएंगी, कुछ ऐसे पड़ेंगी, मतलब तिर्यक समांतर ऐसे करके पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखें, सपोज करते हैं कि ये किरण अगर ऐसे जाती तो ये रिटर्न हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। और अगर हम इसको आगे प्रोग्रेस करें तो इस तरह का कोई चीज हमें दिखाई देगा। अब अगर कोई किरण इस बिंदु से ऐसे पड़ती हो और इस बिंदु से भी एक किरण जाएगी जो ऐसे निकल जाएगी। अब अगर हम कोई किरण इस डायरेक्शन में ले जाएं तो वो रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगा। हमें परावर्तन का नियम पता है। परावर्तन के नियम में कोई किरण जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो ये किरण ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अगर हम इसको आगे प्रोग्रेस करें तो ये कुछ इस तरह होगा। ये जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहीं पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। अब हमको पता भी है कि जितने डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी बनता है, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज भी होता है। तो समतल दर्पण द्वारा ढेर सारी विधियां नहीं है प्रतिबिंबों के बनाने के, बस एक झलक है। ये एक छोटा सा चीज इसको समझ लेंगे कि ऐसे बनता है। फॉर्मेशन तो पूछा नहीं जाता है, ये केवल आपको समझने के लिए था। तो समतल दर्पण द्वारा इस तरह इमेज बनता है। ये टोटल इतना डिस्टेंस बराबर नहीं दिख रहा है, पर ये एक्चुअली बराबर होता है। ये भी कुछ बराबर नहीं दिख रहा है पर ये भी बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं कि समतल दर्पण जितना दूर वस्तु होता है उतना ही दूर प्रतिबिंब बनाता है, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये समतल दर्पण हो गया। अब हम गोलीय दर्पण द्वारा देख लेते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण में हमने अवतल और उत्तल दो पढ़ा था। हम अवतल के विषय में ज्यादातर पढ़ेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं बोर्ड की परीक्षा में। सबसे पहले हम देख लें, एक टेबल के माध्यम से इस इमेज को हम कुछ बनाएंगे और टेबल के माध्यम से दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही चीज हमको सीखना है। हमको जानना है कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और जो अभी अभी हमने प्रतिबिंब बनने का नियम देखा उसमें जो 3 नियम हमने पढ़ा, उन 3 नियमों में से 2 नियमों का प्रयोग हमेशा किया जाता है। 2 बिंदुओं से किरणें जाएंगी और जब परावर्तित होकर एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर
स्थित हो। अनंत का मतलब ये लगाया जाता है कि बहुत दूर, पर ऐसी बात नहीं है। जिसका एक निश्चित मेजरमेंट हमारे पास न हो उसी को हम अनंत कह देते हैं। अनंत का शाब्दिक अर्थ तो होता है जिसका कोई अंत ना हो, पर इस केस में जो हम अनंत का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब है जिसका हमारे पास कोई निश्चित मेजरमेंट नहीं है। इसके संदर्भ में एक चीज आपको जानना है कि अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो समांतर होती हैं। ध्यान देंगे, अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब समांतर होती हैं तो ये पॉइंट हमको देखना है। अब हम सपोज कर लें कि ये हमारा कांतिकीय मिरर है, एक उत्तल दर्पण है। इस पर हम अनंत का मतलब ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर हम थोड़ा सा गैप कर देंगे और मान लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। अब देख लीजिए, ये होता तो हम इसको मेजर कर लेते, अब यहाँ है तो हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। बस इतना सा अर्थ है, होता है अनंत का। तो आपने सुना कि अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणें आपस में समांतर होती हैं। तो आपस में समांतर होती हैं, इसका एक व्यवहारिक एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि जब हम कहीं भी खड़ा होकर खूब दूर अगर देखते हैं, बहुत दूर, तो हमें केवल पेड़ दिखाई देते हैं। और वो जो पेड़ दिखाई देते हैं जैसे लगता है कि सब एक पास सटे हुए हैं और सारे पेड़ लगभग इक्वल हाइट के भी दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी जो पेड़ हैं सब इक्वल हाइट के हैं, पर क्या सच में ऐसा होता है? सभी पेड़ सेम हाइट के होते हैं? नहीं होते। और सभी पेड़ एक दूसरे के इतने क्लोज भी नहीं होते हैं जितना हमको दिखता है। ऐसे लगता है कि केवल बागीचा दिख रहा है, सारे पेड़ एक जगह कलेक्ट हैं, बट ऐसा नहीं होता। पेड़ तो दूर दूर होते हैं और सभी पेड़ों की हाइट भी लगभग सेम दिखाई देती है। जैसे लगता है कि हम उस पर चल सकते हैं, पर क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। पर ऐसा होता क्यों है? हमको ऐसा प्रतीत क्यों होता है? हमें ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पेड़ है, हमसे काफ़ी दूर होता है और उन सबसे आने वाली जो किरणें होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और पैरेलल होने के कारण वो एक साथ हमारे नेत्र पर प्रवेश करती हैं। अब एक साथ प्रवेश करने के कारण वो उनका जो हाइट होता है वो एक जैसा प्रतीत होता है और वो जो पेड़ होते हैं वो भी एक जगह प्रतीत होते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉजिक था जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अनंत से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। अब हमको ध्यान क्या देना है कि अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं उनमें से एक किरण जो होती है वो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं ऑब्जेक्ट का। अनंत पर अगर वस्तु स्थित है तो जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनता है और फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत सूक्ष्म बनता है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और हमको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से, ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, एक किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और एक किरण वक्रता केंद्र से। अब हम यहां से सभी किरणों को यहीं से नहीं निकालेंगे, हम यहां से भी निकाल सकते हैं ऐसे। तो हमें नियम क्या पता है, जो मुख्य फोकस से जा रहा है उसे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाना है और जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी वो रिटर्न होगी तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसको सेट करके दिखाएंगे। तो ये हम वक्रता केंद्र को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर ये। अब ऐसे जा रही है और ऐसे रिटर्न हो रही है, दोनों एक दूसरे को फोकस पर कट करते हैं तो इमेज जो होता है वो फोकस पर बन जाता है और ये इमेज बहुत ही छोटा बनता है। दिखाया तो नहीं गया उतना छोटा, बट ये बनता बहुत छोटा है। तो ये ध्यान देना है कि जो अनंत पर स्थित वस्तुएं होती हैं उनसे चलने वाली किरणें आपस में पैरेलल होती हैं
और उन पैरेलल के रेज में से एक जो होती है वो मुख्य फोकस से जाती है और दूसरी वाली वक्रता केंद्र से जाती है। अब दोनों किरणों के रिटर्न होने का जो रूल हम पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न होते हैं। देखिए जो फोकस से आ रहा है वो रिटर्न हुआ कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, और जो वक्रता केंद्र से आ रहा है अपने ही डायरेक्शन में वंस अगेन रिटर्न हो जाता है। तो इस प्रकार आपको जानकारी मिली कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उस जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। नेक्स्ट हमको ध्यान देने वाली क्या बात है कि अब अनंत को छोड़कर कहीं भी वस्तु रख दें तो एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण उस बिंदु से जाएगी जिसके पहले वो वस्तु स्थित होगा। ये बहुत सिस्टमेटिक है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम दूसरा लेते हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो अब हम वही सेम मिरर लेंगे। सेम मिरर वस्तु को हमें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है, तो इधर अनंत है, इनफाइनाइट बना लें और हम यहां रखते हैं। इट मीन्स कि अब हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब अनंत पर स्थित वस्तु है, ये यहां कर लें और इसको थोड़ा इधर बढ़ा दें, ये हमारा पोल हो जाएगा। एक बार और ध्यान से सुन लें। अनंत के बाद अगर हम वस्तु को कहीं भी रखते हैं, दर्पण के समीप ही लाते हैं, तो एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण उस बिंदु से जाएगी जिसके पहले वो वस्तु होगा। तो यहाँ पर वस्तु किसके पहले है, वक्रता केंद्र के, तो दूसरी किरण यहाँ से जाएगी और पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर। कब तक, जब तक वस्तु अनंत पर ना हो। तो यहाँ देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने का रूल है तो जाएगी। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है उसके विषय में हम जानते हैं कि वो मुख्य फोकस से लौटता है, रिटर्न हो गया, इसकी रिटर्निंग हो गई। और दूसरा रूल हमने बताया आपको कि दूसरी किरण उस बिंदु से होकर उस बिंदु से जाती है जिसके पहले वस्तु होता है। तो इस प्रेजेंट टाइम में वस्तु कहाँ रखी गई है, सी यानी वक्रता केंद्र के पहले, तो ये कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से, दिस। अब देखिए इसकी रिटर्निंग यहीं से हो जानी है। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम ओ डैश कह सकते हैं, और हमें पता है कि परावर्तन के पश्चात जो किरणें दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीट की हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका आई एंड आई डैश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं तो इमेज कहाँ बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। तो ये चीजें हमको ध्यान देना है कि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं और इमेज कहाँ बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, जब वस्तु, इसको हटाते हैं। देखिए अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित है। वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो इमेज कहां बनेगा, हमको ये देखना है। तो देखिए ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, और वस्तु को हमें ऑब्जेक्ट को यहीं पर रखना है, ये हो गया। और अब हम जानते हैं कि एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो फिर से मुख्य अक्ष के समांतर हम वस्तु एक किरण को ले जाएंगे ऐसे ऐसे। अब मुख्य अक्ष के समांतर चली गई तो इसका रिटर्निंग कहां से होगा, मुख्य फोकस से होगा।
और दूसरे किरण के विषय में आपको बताया गया है कि उस बिंदु से जाती है जिसके पहले वस्तु स्थित होता है। तो अब यह वस्तु किसके पहले स्थित है? फोकस के पहले स्थित है। तो दूसरी किरण कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब हमें पता है कि जो किरण फोकस से होकर जाती है वो कहां से रिटर्न होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर हुई और ये दोनों रे एक दूसरे को देखिए यहाँ पर मीट की हैं। तो यहीं पर उस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये देखिए ओ डैश है और आप यहाँ पर आई डैश लगा लें तो ओ आई डैश आपका इमेज हो रहा है, ये एफ है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना है। वक्रता केंद्र पर इस समय जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल होता है। प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। अर्थात वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और इस केस में दोनों बिल्कुल जो लंबाई होती है प्रतिबिंब की वो वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। ये प्रतिबिंब जब तक उल्टा है तब तक वास्तविक होगा, ऐसा आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। 2 पॉइंट और देखना हम लोगों को। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में देखते हैं। फोकस के बीच प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होगा वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा इसको देखते हैं। देखिए यहां पर हम C ले लेते हैं, यहां पर F ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट को हमें यहां पर पुट करना है। तो हमारा रूल है कि एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, चली गई। और इसके बाद हमें रूल पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर रिटर्न होती है। और उसके बाद हम जानते हैं कि एक किरण उस बिंदु से जाती है जिसके पहले वस्तु रखा गया होता है। तो ये किरण कहां से जाएगी? F से जाएगी, चली गई। अब F से जाने वाली किरण के विषय में हमारी जानकारी है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखते हैं, ये इमेज बना हमारा कुछ यहाँ पर। अब ये इमेज वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में चला गया। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में चला गया और इसकी जो लंबाई होती है वो ऑब्जेक्ट की लंबाई से ज्यादा होती है। यह प्रतिबिंब भी वास्तविक उल्टा होता है लेकिन वस्तु से आकार में बड़ा होता है। तो हमें बस ध्यान इस बात का देना है कि हम वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तभी जाकर हम इसका फॉर्मेशन कर पाएंगे, अन्यथा इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो रे बनाया जा रहा है ये लाइट के केस में बनाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका फिगर गलत माना जाएगा। तो ये अगला पॉइंट था। अब हम देखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये चौथा था। अब हम पांचवा देखते हैं। अब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे, वस्तु को फोकस पर रखेंगे, वस्तु फोकस पर स्थित हो। ये सारे फिगर एक साथ अगर आप अध्ययन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए ये आपका ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को हमें फोकस पर रखना है। हमने देखा कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था। अब हम वस्तु को फोकस पर रख दिए हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हमने देखा कि अनंत से आने वाली किरणें समांतर थे तो निश्चित होता है कि अनंत को जाने वाली किरणें भी समांतर ही होंगी। तो यहाँ पर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर रूल है और दूसरी उस बिंदु से जिसके पहले वस्तु होता है। तो अब हमारे पास कोई बिंदु नहीं है यहाँ पर जिसके पहले वस्तु है, तो अब दूसरी किरण जो है वो इस बिंदु से होकर जाएगी। इट मीन्स वक्रता केंद्र से।
तो देखिए ये किरण अपने रूल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होकर के मुख्य फोकस से होकर जाएगा, और जो अगली किरण है वो वक्रता केंद्र से जाती प्रतीत होगी, जाएगी। तो देखिए अगर ये वक्रता केंद्र से जा रही है तो अपने मार्ग में वापस रिटर्न हो जाएगी इस तरह से, यहाँ पर ये और ऐसे बना लेंगे। तो अब ये किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो गई, और पैरेलल जो रे होती हैं, समांतर जो किरणें होती हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना जाता है कि वो सब अनंत पर जाकर एक दूसरे को मीट करती हैं, और अनंत पर मीट करेंगी तो फिर इमेज भी कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट, अनंत पर ही जाकर बनेगा। तो हमने देखा कि इमेज हमने F पर रखा तो ऑब्जेक्ट हमने F पर रखा तो इमेज इनफाइनाइट पर बना। तो ये था फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। अब लास्ट पोजीशन हम देखते हैं, F और P के बिटवीन में हम ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे और फिर देखेंगे इमेज कहां फॉर्म होता है। फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो ये देखिए ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा पोल हो गया। अब इसके बीच में हम इमेज को ऑब्जेक्ट को रखेंगे। हमें पता है कि एक किरण हमेशा फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ऐसा बताया गया है आपको। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण का रूल है कि वो फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये फोकस से चली गई। और अगली किरण देखेंगे उस बिंदु से जाती है जिसके पहले वस्तु होता है, तो यहाँ पर F है तो इससे अब कोई किरण नहीं जा पाएगी, तो ये अगली किरण जो है पुनः C से होकर जाएगी ऐसे। यहां C ले लेते हैं। अब ये दोनों किरणें दूसरे को इधर कहीं नहीं काटती हैं। अब इनको हम आगे अगर बढ़ाएं तो दोनों एक दूसरे को दर्पण के पीछे कहीं काटती हैं, मीट करती हैं, जहां पर इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, और वो जो इमेज होता है वो बड़ा होता है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मैक्सिमम केसेस में वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, तो ये दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये थे वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति का। इसको आप एक छोटे से टेबल में इंक्लूड कर सकते हैं। आइए उस टेबल को देखते हैं। यहां देखिए वस्तु की स्थिति, यहां हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, और यहां होगा प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं। सबसे पहले आपने वस्तु को रखा था अनंत पर, आपने वस्तु को रखा था तो इमेज बना था फोकस पर, और ये था वस्तु से आकार में छोटा था, वास्तविक था और उल्टा था। ये प्रतिबिंब की प्रकृति थी। फिर हमने वस्तु को रखा अनंत व C के बीच में रखा हमने वस्तु को, तो हमने देखा कि प्रतिबिंब F व C यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। ये भी कैसा था, छोटा था, वास्तविक था और उल्टा था। फिर हमने प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखा, वक्रता केंद्र पर रखा, तो इमेज कहाँ बना था, इसी पर बना था, वक्रता केंद्र पर बना था। और ये कैसा था, बराबर था,
बराबर था, वास्तविक था और उल्टा था, ऐसा इमेज बना था। फिर हमने C व F के बीच में रखा, C व F के बीच में, तो इमेज बना C व इनफाइनाइट के बीच में, C व इनफाइनाइट के बीच में बना। और ये कैसा था? बड़ा था, वास्तविक था और उल्टा था, उल्टा था। फिर हमने देखा कि जब हम F पर रखे तो इमेज इनफाइनाइट पर बना और ये बड़ा था, वास्तविक था, उल्टा था। लास्ट में हमने F व P के बीच में रखा, मतलब फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज बना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये प्रतिबिंब बड़ा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो आपको ध्यान देना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आइडिया देगा कि हम वस्तु कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, और आप आसानी से इमेज को बना लेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम इससे पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स।